Hello friends, welcome to channel. So this is the second lecture of research methodology और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च methodology के सभी चैप्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। आप जहाँ भी पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो वहाँ पर जिसमें रिसर्च methodology पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा। एंड ऑल्सो फॉर द यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द पेपर 1 एंड द पेपर 2, दोनों के लिए ही ये जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर द मास्टर्स आल्सो, क्योंकि मास्टर्स में एक सब्जेक्ट एक जो विषय होता है दैट इज़ रिसर्च मेथोलॉजी, इसका भी एग्ज़ाम होता है। सो बेसिकली द रिसर्च मेथोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स, चाहे वो पीएचडी हो या यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो या फिर मास्टर्स हो। सो नाउ लेट स्टार्ट। बिफोर बिगिन, दिस इज ऑल अबाउट मी. You can mail me for any query at this email address, and also please join the telegram channel. यहाँ पर जो मेंशन है swap_net, इसकी जो लिंक है दैट आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, सो दैट यू विल गेट ऑल इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। एंड अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल में जो पेड ग्रुप का है उसमें आपको ये सभी कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी कंटेंट, इसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो इसके नोट्स की जो लैंग्वेज होगी दैट इज हिंदी, इंग्लिश, एंड इसके जितने भी वीडियो हैं सभी बाइलिंगुअल होंगे, जो कि आप इस पे चैनल पे देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन पे 150 पर यूनिट ऑन दिस नंबर। ये नंबर है, इस पर आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन कैसे करना है, इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर पेमेंट करने का तरीका कैसे आपको पेमेंट करना है यहाँ से आप देख सकते हैं। सो जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है पेड ग्रुप का वो ज्वाइन कर सकता है। सो हाउ टू क्रैक द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट ऑन रिसर्च मैथोलॉजी, उसको लेकर के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हुए हैं। सो देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड कवर इन दिस वीडियो दैट इज, यहाँ से जो आप देख सकते हैं जो ग्रीन है दैट वी हैव ऑलरेडी कवर इन प्रीवियस लेक्चर इन पार्ट 1। सो अगर कोई इसको पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, देन प्लीज गो एंड विजिट द पार्ट फर्स्ट एंड उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए। सो इन टुडे वीडियो वी विल कवर दीज chapter: criteria for good research, research processes, and what is the problem which encountered by the researcher in India, and the research problems, what is the research problems, various research problems, and the ethics that the researcher follows during the research work. So all these chapters from 7 to 11 we are going to cover in today video. So let's start. So what is the criteria for good research? So आपको ये बताना है यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है कि जो गुड रिसर्च के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, किस प्रकार से गुड रिसर्च की जा सकती है, and what the criteria that the researchers have to follow for the good research, like purpose clearly defined, and what is the purpose of your study, that should be very sharply defined, and there's no ambiguous in possibility in the research work. So that the basically the statement of the decision make problem, that should be includes scope, its limitations and the precision meaning. सो जब भी आप रिसर्च वर्क करें तो उसमें जो लिमिटेशंस उसकी जो है उसका क्या स्कोप है स्टडी का, एंड व्हाट द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स एंड टर्म्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें, द टर्म सिग्निफिकेंट टू दी रिसर्च, सभी की सभी रिसर्च के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी रिसर्च किसी टॉपिक पर है, आप उसके अलावा आप जो भी उसमें लिमिटेशंस या स्कोप डाल रहे हैं दैट इज आउट ऑफ द स्कोप, आउट ऑफ द रिसर्च वर्क। सो द पर्पज ऑफ द रिसर्च दैट शुड बी वेरी क्लियर। Next, that is research process detail. So in the research, the process detail that should be very clear. आप किस प्रकार से रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या उसमें जो भी रिपीट जो भी प्रोसेस हैं, जो भी इन्वॉल्व है प्रोसेस, उसको आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कीजिए। एंड सोर्स ऑफ डेटा कहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हैं, एंड उसको कैसे आप ऑब्टेन करेंगे डेटा को, ये सभी के सभी जो प्रोसेस हैं उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना, ताकि अगर फ्यूचर में और कोई स्टडी करता है उस पर, if another researcher want to repeat the research work तो उसको easily वो कर पाए। Next, research design thoroughly planned, and the research design is basically most important part of the research work, because research design basically is the blueprint of research. आप जो भी वर्क करेंगे, जो भी फील्ड वर्क करेंगे या जो भी रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च डिजाइन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और यू कैन से इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी
रिसर्च वर्क, उसके बारे में पूरा डिटेल, कैसे आप कौन सी रिसर्च में क्या क्या यूज़ करेंगे, आप में क्या कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, कौन सी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे, क्या रिसर्च एरिया है, कौन सी रिसर्च डिज़ाइन, ये सभी की सभी चीज़ें आप इसके इन्वॉल्व होती हैं रिसर्च डिज़ाइन में। सो द रिसर्च डिज़ाइन दैट शुड बी वेरी थॉरली प्लान, एंड उसका जो ऑब्जेक्टिव है आपके रिसर्च का, वो बेसिकली डिफाइन होता है, केयरफुली प्लान करें उसको आप। एंड द सर्वे ओपिनियन, जैसे कि अगर हम बात करें कभी कभी कि कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं जिनको हमको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से करना होता है, और उससे आप अच्छा सा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेटली डेटा यू कैन कलेक्ट। बट समटाइम्स व्हाट वी डू जस्ट सर्वे एंड समथिंग लाइक दैट। सो जहाँ पर सर्वे की जरूरत नहीं है वहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो रिसर्च डिजाइन है दैट इज नॉट प्रॉपरली प्लान। सो द रिसर्च डिजाइन शुड बी वेरी प्रॉपरली प्लान। नेक्स्ट है high ethical standard applied, and the ethics is very important in research work. When you go for the research work and field work, you have to perform the ethical and norms and the moral concern. You have to check all the ethical issues, like ethical issue in research important reflect moral concern अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन सोसाइटी। मतलब आप जहाँ भी फील्ड वर्क करेंगे वहाँ के जो एक एथिक्स का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर दैट इज शोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इसकी वजह से कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, जो भी पार्टिसिपेंट है जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी फिजिकली हार्म और द मेंटली हार्म, एंड द इट सो दैट इट मेक द डाटा इंटीग्रिटी फॉर द फर्स्ट प्योरिटी शुड बी हाईली वैल्यूड। सो जब भी आप डेटा कलेक्ट करें, जो भी रिसर्च वर्क करें, इसमें एथिकल इशू और यू कैन से द ethics that is very important part of the research work. And next limitations frankly revealed। जो भी रिसर्च वर्क की आपकी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस मीन्स क्या होता है कि आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे एंड आपका स्कोप कहाँ तक है, उसके बाद जो लिमिटेशंस हैं, आप जहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, आपका जो स्कोप एरिया ऑफ स्टडी नहीं है, तो उसको आप क्लियरली डिफाइन करें एंड कंप्लीट उसको फ्रैंकनेस प्रॉपरली आप उसको शो करें, एंड द फ्लो इन द प्रोसीजरल डिजाइन एंड एस्टिमेट देयर इफेक्ट ऑन दी फाइंडिंग। जो भी फाइंडिंग है, जो कंक्लूजन आप निकालेंगे, उस पर क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, उसको प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट करें, उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट एनालिसिस एडिक्वेट फॉर द डिसीजन मेकर्स नीड्स। सो एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च का, वो जो कि रिसर्च को एक इंसाइट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आप उसके इंसाइट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन यू हैव टू एनालाइज द डेटा वेरी प्रॉपरली, वेरी एक्यूरेटली। सो द डेटा शुड बी वेरी एडिक्वेट फॉर द डिसीजन मेकर नीड्स एंड एक्सटेंसिव एनफ टू रिवील इट्स सिग्निफिकेंस। जो भी स्टडी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग फॉर एनी you are working any village, or you are studying particular tribe, so the significance and the importance of the study should be very clear. So by doing analysis properly, you can easily find out the proper significance of the study. So next, conclusion justified. So like you are doing something work, research work, एंड आपका जो टॉपिक है और आपका जो कंक्लूजन है उसमें कोई मेल जोल नहीं है, तो दैट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपका जो कंक्लूजन दैट शुड बी वेरी जस्टिफाइड टू द योर ऑब्जेक्टिव। आपका रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है, आपकी रिसर्च का जो प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कंक्लूजन होना चाहिए। दैट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफाई टू द पर्टिकुलर टॉपिक। क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च, जैसे कि मैंने अभी बताया, द गुड रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, उसको सिस्टमैटिक प्रोसीजर से। सो व्हाट इज रिसर्च? जैसे मैंने बताया था कि एक साइंटिफिक तरीका होता है एक वर्क करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का। सो दैट शुड बी फॉलो सम सिस्टमैटिक वे ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च इज अ लॉजिकल, दैट शुड फॉलो सम लॉजिकल प्रोसीजर्स, दैट इज वेरी लॉजिकल। एंड गुड रिसर्च इज द एम्पिरिकल, मतलब वास्तविक होनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग वर्क, दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड रियल। आप ऐसा नहीं है कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप उसमें डाल रहे हैं, कोई रिस्पोंडेंट नहीं है उसके बाद भी आप डेटा यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, दैट शुड बी वेरी एम्पिरिकल। एंड गुड रिसर्च इज अ रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल मीन्स कि आप स्टडी अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कर रहे हैं, तो आप उसका जो आउटपुट होना चाहिए, उसका जो कंक्लूजन और जो फाइंडिंग है, दैट शुड बी सेम टू सेम। दैट मीन्स यू आपका जो आउटकम है दैट्स बेस्ड ऑन दी प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी की और आपका आउटपुट जो आया और किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर और किसी पे आ गया है, दैट शुड बी समथिंग लाइक दैट, दैट शुड बी रेप्लिकेबल। जैसा आपका प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट आना चाहिए, उसका समरी या बोल सकते हैं, यू कैन से कंक्लूजन। रिसर्च अप्रोच, देयर इज द टू टाइप, क्वालिटेटिव अप्रोच एंड द क्वांटिटेटिव अप्रोच। सो व्हाट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच? जैसे कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सेंसेस,
और फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग वर्किंग इन द प्लेस, सो वहाँ की जो डेटा है यू कैन कलेक्ट, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है बेसिकली उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? दिस अप्रोच बेसिकली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन? डायरेक्टली आप जो रेस्पोंडेंट होते हैं उससे कलेक्ट करते हैं, वन टू वन इंटरेक्ट करके, ऑब्जर्वेशन करके, डिस्कशन करके, उनके जो थॉट्स, उनके जो आइडिया है, उनके जो विचार हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव डेटा। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, रिसर्च? जो भी रिसर्च है उसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों करते हैं? सो ये अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, सो द रोल ऑफ रिसर्च इन द सेवरल फील्ड्स लाइक अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सभी के लिए रिसर्च की जाती है इसके माध्यम से। सो इट कैन आल्सो अफेक्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी इन अवर इकोसिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन द पर्टिकुलर एरिया फॉर द माइग्रेशन। आपका टॉपिक जो है माइग्रेशन है, कि जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो रूरल एरिया के लोग होते हैं, माइग्रेट कर रहे हैं टू द सिटी। सो व्हाट इज द रीजन? आप इस पे स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी तो इस पे फोकस किया जाता है कि अगर इस पे कहीं स्टडी की गई है किसी रिसर्चर के द्वारा, तो उसको कंसिडर करते हैं, इसके देखते हैं कि क्या इसके माइग्रेशन के रीजन क्या है। तो ये जो स्टडी होती है दैट हैव वेरी सिग्निफिकेंस। सो रिसर्च हैव सिग्निफिकेंस ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी इन आवर इकोसिस्टम, and the research has a specific significance in solving any so many problems। जो अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च की जाती है, जो भी हमारे समाज, हमारी सोसाइटी की जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, सो इट हैज़ आल्सो सम सिग्निफिकेंस। नाउ द रिसर्च मेथड एंड मैथोलॉजी। सो रिसर्च मेथड और मैथोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, ये दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, समटाइम्स स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप इसको क्लियरली डिफाइन करेंगे हम। सो रिसर्च मेथड बेसिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी। रिसर्च मेथोलॉजी बड़ा अगर बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल कि एक पेपर है जो हम एग्जाम में देते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये जो पेपर है इसको आप मेथोलॉजी मान लें, तो इसके जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं जिसमें ये सभी सभी रिसर्च मेथड कहलाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताया है। सो बेसिकली जो रिसर्च मेथड होता है दैट इज द पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द रिसर्च मेथोलॉजी। एंड द रिसर्च मेथोलॉजी है द मल्टीपल डायमेंशंस। रिसर्च मेथोलॉजी में आपका रिसर्च डिजाइन आएगा, आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कम अंडर द मेथोलॉजी। कौन कौन सा आप एरिया ऑफ स्टडी क्या है, आपके कितने सैंपल हैं, एरिया ऑफ, ये सभी की सभी चीज़ें आएंगी रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर। और ये जो रिसर्च मेथोलॉजी होती है इसको पहले ही यूज कर लिया जाता है। जब आप स्टडी स्टार्ट करते हैं, जब रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं, तभी आप रिसर्च मेथोलॉजी का यूज करते हैं और इसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिख लेते हैं पहले से ही कि आपको क्या करना है, एक ब्लूप्रिंट की तरह। ओके। एंड रिसर्च बेसिकली क्या होती है, जो मेथड है ये बाद में यूज होता है। जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर रिसर्च में, मतलब डेटा कलेक्ट करने से पहले रिसर्च जो भी मेथड है आप यूज करते हैं, सो ये बेसिकली बीच में यूज होता है रिसर्च के। और जो मेथोलॉजी है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो यहाँ से आप देख सकते हैं research method are the method used by the researcher to collect the data to conduct research on a particular research topic। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जब रिसर्च की जाती है तो उसको जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर के द्वारा डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, उसको ही रिसर्च मेथड बोला जाता है। एंड द रिसर्च methodology is a systematic approach to solve the research problem and reach to the new conclusion। और रिसर्च मेथोलॉजी के माध्यम से हम लोग नए कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जिसके माध्यम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च मेथड्स का इज टू फाइंड द सोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन तक पहुंचना। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च मेथोलॉजी इज टू डिटरमाइन द सोल्यूशन बाय अप्लाइंग करेक्ट प्रोसीजर ऑफ रिसर्च। सही तरीके से सही जो प्रोसीजर है रिसर्च का उसको अप्लाई करते हुए कंक्लूजन तक पहुंचना। एंड रिसर्च मेथड्स आर यूजफुल टू अप्लाई ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जैसा मैंने बताया कि आप पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, रिव्यू लिटरेचर, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तब वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तब आपको रिसर्च मेथड्स यूज करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। बट मैथोलॉजी ऐसा नहीं है, मैथोलॉजी आप पहले से ही बना रखते हैं, आप इनिशियल स्टेज में बना देते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं, ताकि तभी आप, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होगा आपको कैसे रिसर्च करना है, क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, तभी आप उसको आगे कर पाएंगे। ओके। सो रिसर्च मेथड्स आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द रिसर्च मेथोलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया। एंड रिसर्च मेथोलॉजी द मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट है। एंड द रिसर्च मेथड्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टेक्निक्स। जो भी हम जब स्टडी करते हैं डिफरेंट, जो अप्रोप्रिएट कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट वेरियस स्टडी के माध्यम से वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं हम रिसर्च मेथड्स में।
एंड रिसर्च मैथोलॉजी आर यूज अप्लाइड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिसर्च। जैसे मैंने बताया अभी, इनिशियल स्टेज में ही रिसर्च मैथोलॉजी का यूज़ कर लिया जाता है, ताकि जो पर्पज़ है बेसिकली, जो हमने मेथड यूज़ किया है और जिस प्रकार से ये वर्क करने वाला है रिसर्च, तो उसका जो पर्पज़ है वो इससे एक्सप्लेन हो जाता है रिसर्च मैथोलॉजी के माध्यम से, कि हम किस प्रकार से आगे रिसर्च करने वाले हैं, क्या क्या उसमें टूल टेक्निक्स यूज़ करेंगे, सभी के सभी कौन कौन सी रिसर्च, क्या रिसर्च डिजाइन है इसकी। रिसर्च मेथड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। जो भी डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक हैं वो सभी के सभी यूज होती हैं रिसर्च मेथड्स में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च मैथोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी टू अचीविंग द डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। जो भी पहले से आपका ऑब्जेक्टिव सेट होता है किसी भी स्टडी का, सो उसी को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, उसको ही रिसर्च मैथोलॉजी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टेक्निक जो कि रिसर्च मेथड में यूज़ की जाती हैं। सो अगर हम बात करें लाइब्रेरी रिसर्च में, तो वहाँ पर जो मेथड होगा दैट विल बी एनालिसिस ऑन दी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, सेंसस है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनके माध्यम से हम ये मेथड्स यूज़ करके लाइब्रेरी रिसर्च होती है। और जो टेक्निक्स कौन सी होगी इसमें, जो नोट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स, कंटेंट का एनालिसिस करना, जो फिल्म लिसनिंग टेप 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 करना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका, एंड हिस्टोरिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड द मैनिपुलेशंस, रेफरेंस एंड द एब्स्ट्रैक्ट गाइड्स, इन सभी के माध्यम से हम देख सकते हैं सिंपल फील्ड रिसर्च में क्या क्या होता है मेथड्स। नॉन पार्टिसिपेटरी मेथड, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड, मास ऑब्जर्वेशन, मेल क्वेश्चन आर, आप क्वेश्चन आर को मेल कर देते हैं रेस्पोंडेंट के पास, सो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद भर के ओपिनियन आयर, पर्सनल इंटरव्यू के साथ आप वन टू वन इंटरेक्ट करते हैं, फोकस इंटरव्यू एंड द ग्रुप इंटरव्यू, ये सभी के माध्यम से फील्ड रिसर्च की जाती है। एंड द केस स्टडी एंड द लाइफ हिस्ट्री, केस स्टडी कहलाती है कि किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ द पीपल, किसी फिनोमेना या किसी सिचुएशन के बारे में डीप स्टडी करना केस स्टडी कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिसर्च प्रोसेस। सो व्हाट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन द रिसर्च? So like first what we will do for the research process, what we will define the research problem, what is the problem we have to find out the, then what we do the review of the literature। उसके बाद प्रॉब्लम जो हमको पता होता है उसके बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। इसको, इसका क्या मतलब होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, कि जो भी पहले से इस पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो उस पर पहले भी स्टडी की होती है कई रिसर्चर के द्वारा। सो यू जस्ट गो थ्रू दीज आर्टिकल्स एंड जर्नल्स, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि बेसिकली वहाँ पर कहाँ पर गैप है। जो गैप होगा आप उसी पे स्टडी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सेम वर्क पर आप दोबारा स्टडी कर देंगे, दैट इज़ नॉट द गोइंग टू बी राइट। सो जो गैप होगा जिस पे आप पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू विल रिव्यू ऑल द लिटरेचर रिलेटेड टू योर टॉपिक। ओके, देन फॉर्मुलेट द रिसर्च हाइपोथेसिस। आप उसके बाद फिर रिसर्च हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक परिकल्पना होती है, एक आप पहले से अज्यूम कर लेते हैं, कुछ चीज़ें मान के चलते हैं और उसको आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट द रिसर्च। सो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर उसके बाद डिजाइन रिसर्च। डिजाइन क्या होती है? एक आप प्रारूप तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके पहले उसका एक नक्शा बनता है, एक मैप बनता है, उसी प्रकार से रिसर्च में भी एक रिसर्च डिजाइन की जाती है, इसके जिसके माध्यम से आप जो भी उसमें सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, डिफरेंट रिसर्च टेक्निक्स यूज करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी रिसर्च डिजाइन एंड द डाटा कलेक्शन, आफ्टर दैट एनालाइजिंग द डेटा एंड इन द फाइनल दैट इज गोइंग टू बी इंटरप्रेट द रिपोर्ट। और उसके बाद जो भी फाइंडिंग होगी उसको आप समराइज करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, उसको प्रॉब्लम को आप फॉर्मुलेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो दिस द व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू बी। सबसे पहले तो आप वो जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आप जो भी प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल उसको आप रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, कन्वर्टिंग द मैनेजमेंट प्रॉब्लम इनटू द रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे कि हम बात करें मैनेजमेंट प्रॉब्लम को, ये है कि व्हाट वांट टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, उसकी सेल को इम्प्रूव करना है, इनको इंक्रीज करना है, तो ये तो प्रॉब्लम हुई मैनेजमेंट की। आप इस पर स्टडी कैसे करेंगे? सो रिसर्च जो प्रॉब्लम होगी दैट विल बी व्हाट इज द करंट स्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या स्टैंडिंग है मार्केट में। तो ये जो सवाल हो गया, ये जो प्रॉब्लम हो गई, रिसर्च प्रॉब्लम कहलाई। अब इस पे स्टडी होगी। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मुलेटिंग दी प्रॉब्लम।
बिकॉज अगर प्रॉब्लम अगर वेल डिफाइन होगी, जैसा कि बोला जाता है दैट इज देयर इज द फेमस सेइंग दैट द प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज अ हाफ सॉल्व। अगर आपको प्रॉब्लम पता है, आप सही से प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है, आधी सॉल्व पहले ही हो गई। सो इसलिए बोलते हैं द प्रॉब्लम इज नॉट स्टेट प्रॉपरली। अगर प्रॉब्लम को आप सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप नहीं डिफाइन करेंगे, देन दी उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट विल नॉट बी क्लियर। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, देन हाउ द डेटा कलेक्शन बिकम मीनिंगलेस। आप जो डेटा कलेक्शन करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आप डेटा कलेक्शन किस चीज़ पे करेंगे अगर आपको प्रॉब्लम ही सही से आप डिफाइन नहीं कर पाए। सो लाइक दिस। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर? दैट मीन्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब होता है पहले जो स्टडी हुआ है, समथिंग लाइक आर्टिकल्स, रिसर्च जर्नल्स एंड थीसिस और एनी रिसर्च वर्क, जो पहले किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड इसके इसके बारे में जितने भी आर्टिकल्स, रिसर्च या जो भी जर्नल्स है या जो थीसिस है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस प्रकार से ये रिसर्च है और क्या क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं, क्या कंक्लूजन है, क्या इसका रिजल्ट निकल के आया है और उसमें क्या गैप है, आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हैं। तो जो गैप है बेसिकली उस पर ही आप स्टडी करेंगे, तो वो जो गैप की वजह से इसी के माध्यम से पता चलता है जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। सर्चिंग फॉर थ्योरीज, कंसेप्ट, मॉडल्स, पुरानी जो प्रीवियस फाइंडिंग है उसको अंडरस्टैंड करना और जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये जो वेरियस सोर्सेस हैं इसके माध्यम से, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डेवलपिंग ई वर्किंग हाइपोथेसिस। एक वर्किंग हाइपोथेसिस को डेवलप करना। सो हाइपोथेसिस होता क्या है बेसिकली? अगर हम बात करें, हाइपोथेसिस एक परिकल्पना होती है, एक ऐसी थ्योरी जिसकी वैलिडिटी है जो अभी तक प्रूव नहीं हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल, अगर आप ज़्यादा वेजिटेबल खाएंगे देन यू विल लूज द वेट फास्टर। आपका जो वेट है वो जल्दी लूज हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको इसको हमने एज्यूम किया हुआ, इसको एज ए हाइपोथेसिस माना हुआ है। अब इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रूव हो जाएगा इसकी ये वैलिड होगा, देन ये बन जाएगा थ्योरी। अगर वैलिड नहीं होगा तो ये जो हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। So, ये क्या है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव अजम्पशन रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को लेकर के हमने एक अजम्पशन बनाया हुआ है, उस अजम्पशन को प्रूव करने की कोशिश की जाती है थ्रू दी रिसर्च। नेक्स्ट है रिसर्च प्रपोजल। सो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? जैसे कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाएंगे, तो वहाँ पर ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर मांगा जाता है रिसर्च प्रपोजल। या ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे जस्ट आस्क फॉर द रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल? इज अ प्रपोजल ऑफ द रिसर्च। लाइक आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी करेंगे, तो उसके उसके बारे में एक छोटा सा, एक 10 पेज का एक आपको एक ओवरऑल प्रपोजल देना होगा। आपको बताना होगा कि आप ये जो स्टडी करने वाले हैं पीएचडी में, उसमें क्या क्या चीज़ें आप कवर करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, क्या आपके क्वेश्चंस होंगे, क्या आप मेथोडोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, व्हाट मेथोडोलॉजी दैट यू आर गोइंग टू बी यूज इन द रिसर्च वर्क। सो सभी 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 चीज़ों का एक समराइज होता है, बोल सकते हैं रिसर्च प्रपोजल। ओके, पूरी की पूरी जो आप स्टडी करने वाले हैं पीएचडी में 2 3 3 4 साल में, उसका एक पूरा एक ओवरऑल एक समरी आप बोल सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल कहलाता है। नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन। सो रिसर्च डिजाइन क्या होती है? ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे मैंने बताया कि कोई बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसका एक नक्शा बनाया जाता है, ठीक है, आर्किटेक्चर के द्वारा। तो उसी प्रकार से रिसर्च डिजाइन में एक रिसर्चर के द्वारा एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि आपको क्या क्या सेट ऑफ प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। जैसे कि हाउ टू डेटा कलेक्ट, मेजरमेंट कैसे होगा, डेटा का एनालिसिस कैसे होगा, ये सभी की सभी चीज़ें लॉजिकल तरीके से उसको आप करते हैं, ताकि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आप डिटरमाइन कर। क्योंकि देखो, रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली जो होगी वो डिटरमाइन करती है टाइप ऑफ डिजाइन, कि जिस प्रकार की आपकी समस्या है, जिस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो आपका रिसर्च डिजाइन बनेगा। सो ये जो, अगर आपको रिसर्च प्रॉब्लम ही पता नहीं है तो आप रिसर्च डिजाइन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। सो बोल सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है पूरी की पूरी रिसर्च का। सैम्पलिंग डिजाइन क्या है? सैंपल का मतलब होता है कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको सैंपल बोला जाता है। ओके, सो इसमें क्या क्या चीज़ यूज होती है? दैट इज सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग साइज एंड दी सैम्पलिंग मेथड्स। सो व्हाट इज सैम्पलिंग यूनिट? सो जो भी, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू स्टडी इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन सर्वे ऑफ द न्यूज़पेपर रीडरशिप पैटर्न। आप ये पैटर्न को आप स्टडी कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं,
उसको लेकर के। तो सिंगल हाउस होल्ड कंप्राइजिंग, एक घर के अंदर काफ़ी लोग रहते हैं, सो दे बिकम द हाउस होल्ड कैन बी रिगार्डेड एज द सैम्पल यूनिट, उनको सैम्पल यूनिट बोला जाएगा। ओके, एंड द साइज ऑफ सैम्पल, व्हाट इज साइज ऑफ सैम्पलिंग? सो it depend on the factor like the ability of the researcher and the size of population की size कितनी है। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जिस जहाँ पर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं रेस्पोंडेंट, और वहाँ का नेचर किस प्रकार का है, कैसे है जो रेस्पोंडेंट है, सो दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ सैंपल। नेक्स्ट है मेथड। मेथड कौन सी यूज करते हैं आप सैंपल की? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि आपका इसमें आप रैंडमली डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में आप कन्वेंशनली अपने अपने अकॉर्डिंग पर्पसफुली सैम्पलिंग डेटा कलेक्ट करते हैं, जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन डिजाइन। देखिए डेटा कलेक्शन करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक का यूज करेंगे तभी तो डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, तो उसी को डिजाइन करने के लिए इसको बोला जाता है डेटा कलेक्शन डिजाइन। थ्रू दी क्वेश्चन आर बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर क्वेश्चन आर होता है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन लिखे होते हैं और उनको रेस्पोंडेंट को दिया जाता है और उसको वो फिल करके देते हैं। एंड इंटरव्यू के माध्यम से वन टू वन इंस्ट्रक्शन करने के, सर्वे के माध्यम से सर्वे करते हैं डिफरेंट, एंड ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, इसके माध्यम से जो रिसर्च होता है दैट do some work for collecting the data। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट डिजाइन। इंस्ट्रूमेंट डिजाइन का मतलब होता है कि जब रिसर्चर डिजाइन करता है क्वेश्चन आयर तो उसको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या? कि डेटा किस प्रकार का है और कौन सी कम्युनिकेशन अप्रोच यूज करना है क्वेश्चन आयर में, एंड क्वेश्चन स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। क्योंकि आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप फार्मर के लिए एक क्वेश्चन तैयार करते हैं और उसकी भाषा है जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, तो उसको समझ नहीं पाएगा फार्मर, तो कैसे उसको फिल करेगा। सो क्वेश्चन स्ट्रक्चर दैट बी वेरी गुड, एंड द क्वेश्चन वर्डिंग जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए ताकि जो रेस्पोंडेंट है तरीके से उसको रेस्पॉन्ड कर पाए। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। सो डेटा कलेक्शन दो टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड दी सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब होता है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि डायरेक्टली आप ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चन आर के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी मतलब होता है सेकेंड हैंड डेटा, जस्ट आपको याद करने के लिए। सेकेंड हैंड डेटा जो पहले से अवेलेबल है, लाइक सेंसस का डेटा है, आप जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उस विलेज का जो आंगनवाड़ी स्कूल कॉलेज का जो डेटा है वो फिक्स है, न्यूमेरिकल डेटा जो अवेलेबल होता है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पास रहता है, या फिर जो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं फोटो ये सब के माध्यम से। जो प्रीवियस जो वर्क हुआ है, पीएचडी थीसिस या फिर आर्टिकल्स, ये सभी सेकेंडरी डेटा में आते हैं। डेटा एनालिसिस कैसे होता है? डेटा एनालिसिस के कुछ प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले डेटा को एडिट करेंगे। जैसे आप जो डेटा कलेक्ट किया है आप उसको डायरेक्ट तो आप उस पर कोडिंग या उसका टेबुलेशन कर नहीं सकते, तो उसको आप एडिट करेंगे। लाइक आपने 100 रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट किया है आप, और उसको आप एडिट करके फिर उसके बाद छोटा कर देते हैं, कम कर देते हैं, और प्रिसाइजली उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको एडिटिंग करते हैं। कोडिंग मीन्स होता है कि बेसिकली आप जब भी डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो उसको कोडिंग करनी होती है ताकि उसका टेबुलेशन हो पाए। क्योंकि अब जो डेटा है डायरेक्ट उसका आप कैसे, स्टैटिकल एनालिसिस तो हो नहीं सकता, सो उसकी आप कोडिंग करेंगे सबसे पहले, देन उसका टेबुलेशन होगा। एक टेबल के फॉर्म में डाल देंगे उसको, कोडिंग कर देंगे उसको, और वो कॉलम में डिवाइड कर देंगे ताकि जब टेबुलेशन होगी उसका बेसिकली टेबुलेशन डेटा कैसे एनालिसिस होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो उसमें टेक्निक्स यूज होती हैं लाइक एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, ट्रेंड एनालिसिस करना, कोरिलेशन निकालना। तो ये कैसे होगा जब तक आपके पास टेबल में डेटा कलेक्ट नहीं होगा। तो ये टेबुलेशन होता है, उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस होता है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मैंने बताया आपको कि बेसिकली इसमें हम रिजल्ट की वैलिडिटी को चेक करते हैं, बार बार एक ही चीज़ पर रिपीट करके हम उसका डिफरेंस निकालना चाहते हैं कि बेसिकली हमने जो स्टडी की है उसमें और उसमें प्रीवियस में जो हाइपोथेसिस उसमें क्या डिफरेंस है। अगर कुछ डिफरेंस नहीं है तो आपका हाइपोथेसिस जो बनाया था वो सही है, आपकी जो हाइपोथेसिस बाद में वैलिड एक थ्योरी बन जाएगी। तो इसे बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें हम वैलिडिटी जो रिजल्ट है उसकी वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड दी जनरलाइजेशन। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन, अब यहाँ की बात करें तो फॉर स्टडीज इन विच नो हाइपोथेसिस हैज बीन टेस्टेड, जिसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, डेटा को द डेटा इंटरप्रिटेशन इज डन विद द इंटेंशन फॉर सीकिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द रिसर्च रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी। देखिए अगर जहाँ पर हम हाइपोथेसिस का यूज नहीं करते हैं, जहाँ पर कोई हाइपोथेसिस यूज नहीं की जाती है जिस स्टडी में, वहाँ पर हम एग्जिस्टिंग जो थ्योरी होती है उसके आधार पर ही हम इसको डेटा को एक्सप्लेन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं।
और जहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की यूज़ किया जाता है, एक टेंटेटिव हम थ्योरी बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, बार बार उसको जो रिजल्ट है, कंक्लूसिव रिजल्ट है, उसको रिपीट करके बार बार चेक करते हैं ताकि जो हाइपोथेसिस है उसको प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग की जा सके। उसके बाद डेटा का है जो जनरलाइजेशन हो पाता है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। So last step is concerned with the bringing in the public the result of the research। जो भी आपका रिजल्ट है रिसर्च का, उसको पब्लिक करना, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। और अगर हम समराइजली अगर बात करें तो क्या क्या इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी सेक्शन में सबसे पहले आपका टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है उसके क्या टाइटल है, उसका टेबल ऑफ द कंटेंट, जो भी कंटेंट है आपके जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको टेबल में आपको एक टेबल में बना के डालना होता है आगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स, कौन कौन सी लिस्ट है, जैसे आप मान लो आपके पास 10 चैप्टर है आपकी पूरा स्टडी में, और उसमें आपने कई टेबल यूज़ की हैं, ठीक है, जहाँ पर जेंडर का, एज का, ऑक्यूपेशन का, माइग्रेशन का, बहुत सारे टेबल यूज़ किए जाते हैं। तो उनको आपको मेंशन करना होता है कि ये जो टेबल है कौन से पेज नंबर पे है, ये जो एज वाले टेबल है कौन से पेज नंबर पे है। तो ये टेबल के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, ओके। एंड द प्रीफेज और समरी। एक प्रीफेज का मतलब होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट होता है 200 वर्ड्स में पूरे आपका रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं आप कि आप इस पर क्या किया, ये स्टडी किस पर थी, जो की पॉइंट होते हैं उनको आप बेसिकली कीवर्ड को यहाँ पे लिखते हैं। मैन टेक्स्ट सेक्शन में क्या क्या होता है, जो प्रॉब्लम बेसिकली जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, दैट व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, क्या क्या क्वेश्चन है रिसर्च के, मैथोलॉजी कौन सी यूज़ की आपने, कौन सी नहीं, किस प्रकार की, क्या क्या उसमें प्रोसेस आपके इन्वॉल्व है मैथोलॉजी में। बिकॉज जो मैथोलॉजी जो होती है दैट डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, जैसी प्रॉब्लम होगी उसी प्रकार की आप मैथोलॉजी यूज़ करेंगे। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, आपने स्टडी क्यों की, क्योंकि बिना रीजन के तो स्टडी नहीं करेंगे, तो आप क्या इम्पोर्टेंट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड कंक्लूजन उसको निकालना, ये सभी के सभी आते हैं मैन टेक्स्ट के सेक्शन में। एंड सेक्शन में अपेंडिसेस आता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने क्वेश्चन कोई यूज़ किया, क्वेश्चन आर या शेड्यूल, इसके अलावा आपने कुछ यूज़ किया तो उसको आप लास्ट में अटैच कर देते हैं अपेंडिसेस में, ओके। एंड सो ये थे कुछ प्रोसेस ऑफ द रिसर्च